देवेन आप कहाँ थे इतने दिनों से? हाँ जी देवेन, आवाज आ रही है ना मेरी? कहाँ गायब थे आप इतनी क्लासेस? यार देवेन, तुम्हें मतलब इतना मजाक लगता है कि तुमने 3 में से एक क्लास नहीं ली और बहुत छोटी चीज है। मतलब ये क्लास 9 तो 10th का मजाक थोड़ी ना होता है कि एक दिन कर ली, ओके कंपनसेट कर लेंगे। जो क्लास आप छोड़ रहे हैं वो चीज तो मिस हो गई ना आपकी अब। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स कभी भी लाइव क्लास का सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। और जो आप पूछते हैं डाउट्स, वो डिस्कशंस रिकॉर्डेड में नहीं होते ना, तो कभी सब्स्टिट्यूट ही नहीं है लाइव क्लास का। रिकॉर्डिंग तो मजबूरी वाली चीज है कि हो गया, मिस हो गया, आप कुछ नहीं किया जा सकता था तो ठीक है, आपने रिकॉर्डिंग सुन ली, तो सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना है। आगे से ना हो देवेन, मतलब मैं फोन करके ना फिर तुम्हें, तुम्हारे फादर दोनों को कॉल पे लूंगा, फिर मैं उनसे कहूंगा। चलिए, सो लास्ट क्लास तक ये स्पेसिफिक हीट, कैलोरीमेट्री, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे ना। ओके, ये सब क्वेश्चंस भी कर लिए थे, गुड। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट, द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ हीट। अच्छा, हीट फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है टेम्परेचर की टर्म्स में? हाई टू लो, लो टू हाई, उन्हीं क्या डायरेक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ हीट का? लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, हाई टू सर लो। हाई टू लो। हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर। अब जब हीट फ्लो होते हैं ना, उसमें कई मोड्स हो सकते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। देखो, अगर आप कह रहे हो हीट ट्रांसफर करती है, हीट ट्रांसफर करती है फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर। तो हाई टू लो टेम्परेचर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हो सकते हैं। एक वो मोड हो सकता है जिसे आप कहते हो कंडक्शन। दूसरा एक मोड होता है जिसे आप कहते हो कन्वेक्शन। और तीसरा जो मोड हो सकता है उसे आप कहते हैं रेडिएशन। बहुत ढंग से सुनना, मैं अभी क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर दूंगा। कंडक्शन का मतलब सुनो। ऐसे एक रो है, आप क्लासरूम में बैठे हुए, ये एक रो है, ये फर्स्ट से लेकर लास्ट तक का। यहाँ मैंने ये हीट दी, लाइक दिस इज हीट, ये जो रेड कलर से दे रहा हूँ ये हीट है। मैं इस फर्स्ट स्टूडेंट से कहता हूँ ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट से लेकर सेवन्थ तक इस हीट को ट्रांसफर कर दो। तो इस फर्स्ट वाले स्टूडेंट के पास कई मोड्स हैं, वो क्या कर सकता है? हीट को 2 को दे देगा, 2 3 को दे देगा, 3 4 को देगा, 4 5 को देगा, 5 6 को देगा, 6 7 को देगा। तो इस मोड में हुआ क्या? हीट एक स्टूडेंट से लास्ट स्टूडेंट तक ट्रैवल कर गई, सारे स्टूडेंट्स यूज हुए, बट किसी भी नेक्स्ट स्टूडेंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। देखो, यहां से यहां तक कोई स्टूडेंट मूव नहीं कर गया, हर स्टूडेंट अपनी जगह खड़ा है, बस वो हीट पास ऑन करता गया। सो ये वो मोड है जिसमें अब जो स्टूडेंट्स हैं दे आर बेसिकली मीडियम, और जिसे ट्रांसफर कर रहे हैं दैट्स हीट। तो ये वो मोड है जिसमें मीडियम तो यूज होता है बट मीडियम का ट्रांसफर नहीं। दिस इज ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट actual transfer actual transfer of medium। हीट का ट्रांसफर है बट मीडियम का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, दैट इज नोन एज कंडक्शन। इसे कंडक्शन कहते हैं कि हीट के ट्रांसफर में मीडियम तो यूज होगा लेकिन मीडियम ट्रांसफर नहीं होगा, मीडियम अपनी जगह रहेगा, बस मीडियम के थ्रू हीट ट्रैवल कर जाएगी, दैट्स कंडक्शन। द नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई ये 1 वाला है, ये खुद उठकर यहाँ तक चला जाए, हीट लेकर ये 1 वाला अपने आप 7 वाले के पास आ जाए।
तो हीट तो ट्रांसफर कर गई, बट देख रहे हो मीडियम भी तो ट्रांसफर हुआ। जो 1 वाला जो स्टूडेंट था वो यहाँ तक पहुंच गया, दैट्स ट्रांसफर ऑफ हीट। दिस इज ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू actual transfer of medium. This is convection. एक लास्ट ऑप्शन ये हो सकता था इसके पास कि ये जो फर्स्ट स्टूडेंट था ये यहाँ तक इस हीट को, हीट बॉल समझ लो, इस हीट बॉल को डायरेक्टली उठाकर फेंकते, डायरेक्टली यहाँ पर हीट को उठाकर फेंकते, दैट इज नोन एज रेडिएशन। सो सालिक क्या लगता है, रेडिएशन में मीडियम यूज हुआ? नो सर, मीडियम यूज नहीं। कोई मीडियम यूज, ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट मीडियम, without heating the intervening. इंटरविनिंग मींस इनके बीच में जो मीडियम है उस मीडियम के साथ कुछ नहीं किया, उस मीडियम को आपने कुछ हीट वीट नहीं किया, आपने उठाया डायरेक्ट हीट या ट्रांसफर पे विदाउट एनी यूज ऑफ मीडियम, सो दैट इज नोन एज रेडिएशन। दीज आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए टॉपिक बहुत रेलेवेंट नहीं है, स्कूल एग्जाम्स में यहाँ से कम क्वेश्चंस आते हैं, कई बार स्किप भी कर देता है, बट फॉर एंट्रेंस दिस कंडक्शन इज सुपर इम्पोर्टेंट। जितना हमने पढ़ा अब तक थर्मल के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको कंडक्शन से दिखेंगे। So for JEE mains, this is super important. For school exams, you know this topic. Note it down. Let's start with conduction. So मैं बहुत ज़्यादा theory पर stress नहीं दूंगा. We will do the relation, basic concept देखेंगे and directly form the numericals पर आते हैं. Is it clear, Ishika? Yes, sir. Ishika, आपकी classes बहुत मिस हुई हैं. आपने देखी recordings? सुनी आपने भी? Yes, sir. Vacation में थी आप? No, sir, मेरी एक क्लास थी उस दिन. अच्छा. सर रेडिएशन एक बार फिर से बता दीजिए। रेडिएशन में दिव्यांशु हीट ट्रांसफर होगी एक हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक, बट उस ट्रांसफर में ना आप मीडियम को कहीं भी यूज नहीं करेंगे, सो दैट्स ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ हीट। जैसे सन से लेकर अर्थ तक लाइट आ रही है, रेडिएशन पहुंच रही है, बट क्या सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम है दिव्यांश? नो सर। सो दैट इज रेडिएशन, इसमें मीडियम यूज नहीं होगा, मीडियम का कोई यूज नहीं। ठीक है सर। सर ऐसे कन्वेक्शन और कंडक्शन के एग्जांपल क्या होंगे? कंडक्शन के एग्जाम्पल जैसे आपने आयरन को आपने बर्नर पे रख दिया, तो एक एंड आयरन का बर्नर पर है, एक एंड आपके पास है, थोड़े टाइम में आपके हाथ तक हीट पहुंच जाएगी, बट आयरन का क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? कोई डिस्प्लेसमेंट No, नहीं, sir. दैट्स एन एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। कन्वेक्शन, जब आप वाटर बॉईल करती है ना, वाटर को जब आप हीट अप करती हैं, तो होता ये है कि आपका जो कंटेनर है, जो भी आपने बीकर लिया हुआ है जिसमें आप वाटर को हीट अप कर रहे हो, तो वाटर मॉलिक्यूल जो हीट अप होते चले जाते हैं वो ऊपर जाते हैं, और जो कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो बेसिकली हीट वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर लेकर जा रहा है, दैट्स ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट्स कन्वेक्शन। ठीक है, Okay, sir. सो लेट्स डू दिस कंडक्शन। दोहा, कोई डाउट इसमें? No, sir. कंडक्शन में क्या
ये आपने एक रॉड ली, इस रॉड के एक एंड को आपने हीट अप करना शुरू किया। अब इस रॉड में देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सब इस रॉड के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर मॉलिक्यूल्स। जब आप रॉड को हीट अप करोगे ना, तो ये मॉलिक्यूल्स वैसे भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब आप हीट करते हो तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। मींस पहले अगर मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, यहाँ से यहाँ जाता था, फिर यहाँ आता था, अब इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा और दूर तक जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल इससे जाकर कोलाइड करेगा, तो आपने जो भी हीट एनर्जी इस मॉलिक्यूल को दी है, वो हीट एनर्जी मॉलिक्यूल इसे ट्रांसफर करेगा, ये मॉलिक्यूल इसे ट्रांसफर करेगा, ये इसे ट्रांसफर करेगा ड्यू टू कोलिजन, और ये कोलाइड होते 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 आपकी हीट दूसरे एंड पर पहुंच जाएगी, दैट इज कंडक्शन। सो मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, मीडियम यूज हो रहा है, बट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम। सो दिस इज नोन एज कंडक्शन। इसको आप लिख सकते हो हीट ट्रांसफर, दैट्स हीट ट्रांसफर from high to low temperature due to molecular collision without actual transfer of it. Without actual transfer of matter का actual transfer नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ चला जाए, मॉलिक्यूल दैट्स कंडक्शन। अब कंडक्शन में भी ना दो स्टेट्स होती है, एक होती है वेरिएबल स्टेट और एक होती है स्टेडी स्टेट। तो वेरिएबल स्टेट्स, मैंने आपको ये मेटल रॉड दी, मैंने आपसे कहा भाई देखो ये जो मेटल रॉड है ना, इसका पहले आप जब हीट अप करना शुरू कर रहे हो तो पहले टेम्परेचर था 10 डिग्री यहाँ का, 10 डिग्री सेल्सियस। इस एंड का टेम्परेचर कंपेरेटिव कम होगा, जहां से आप हीट कर रहे हो वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। यहाँ टेम्परेचर था 7 डिग्री सेल्सियस, मैंने आपसे कहा यार यहाँ जो टेम्परेचर है ना दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। आप जैसे ही इसका और हीट करोगे टेम्परेचर चेंज होना शुरू होगा, 10 से 20 हो गया, ये 7 से बढ़कर लेट से 13 हो गया, ये 5 से बढ़कर 10 हो गया, और आप हीट अप करोगे टेम्परेचर और बढ़ेगा, चेंज होता चला जाएगा। अब आपको डिसाइड ये करना है कि जब आप टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आपकी सारी हीट ट्रांसफर हो रही है या टेम्परेचर राइज कराने में यूज हो रही है। सोचिए और मुझे बताइए क्या हो रहा है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट से आपके बर्नर ने 100 जूल हीट दी, क्या ये 100 जूल हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है या ये टेम्परेचर राइज कराने में भी वेस्ट हो रही है, क्योंकि मेरा मोटिव है हीट को ट्रांसफर करना। सो दिव्यांशु क्या लगता है आपको कि सारी हीट ट्रांसफर हो रही है और इट्स वेस्ट हो रही है इन राइजिंग द टेम्परेचर? सर वेस्ट भी हो रही होगी। टेम्परेचर मेजॉरिटी ऑफ जो पार्ट है हीट का वो वेस्ट हो रही है टेम्परेचर राइज कर। सो इन वेरिएबल स्टेट आप ये लिख सकते हो कि टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट इज नॉट कांस्टेंट, हर पार्ट का जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है। टेम्परेचर ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड चेंज विद टाइम, तो आप लिख सकते हो टेम्परेचर ऑफ एवरी cross section of rod increase with time। रॉड के हर क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, दैट्स वेरिएबल स्टेट, जिसे आप कहते हैं वेरिएबल स्टेट में। तो आपकी हीट यूटिलाइज हो जाएगी टेम्परेचर राइज कराने। फिर एक स्टेट आती है जिसपे हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं एंड दैट इज नोन एज स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, रॉड के हर एंड का टेम्परेचर इंक्रीज होते होते एक जगह जाकर फिक्स हो जाएगा। आपने हीट करना शुरू किया, एक जगह जाकर टेम्परेचर फिक्स हो गया, 30 डिग्री पर यहाँ फिक्स हो गया, 20 डिग्री यहाँ फिक्स हो गया, 10 डिग्री यहाँ फिक्स हो गया। अब टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा। सो आप जो भी हीट दोगे यशिका, क्या लगती है क्या अब भी हीट का कोई पार्ट टेम्परेचर राइज कराने में वेस्ट हो जाएगा या सारी हीट ट्रांसफर होगी स्टेडी स्टेट?
सर अब सारी ट्रांसफर होगी। अब कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है हीट का, तो ये वो स्टेट है in the state temperature of every part of rod कैसा है, वेरी कर रहा है या कांस्टेंट है? सर कांस्टेंट है। कांस्टेंट हो जाएगा और कोई एब्जॉर्प्शन नहीं। नो एब्जॉर्प्शन। तो सर इस केस में हम कितना भी मतलब हीट बढ़ा दे तो इतना ही रहेगा। हाँ नहीं, हाँ टेम्परेचर इतना ही रहेगा। दिस इज नोन एज स्टेडी स्टेट। हम जो सारी थ्योरी डेवलप करेंगे वो सारी थ्योरी स्टेडी स्टेट में डेवलप करेंगे, वेरिएबल स्टेट में कोई थ्योरी डेवलप नहीं होती, सारा काम स्टेडी स्टेट में। सो देखो यहाँ पर आप थ्योरी कैसे डेवलप करते हैं कंडक्शन की, वो थ्योरी जिससे आप कैलकुलेशंस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर नो। सो देखिए आपको एक रॉड दिए, दिस इज एंड वन। हाँ, इस एंड का कुछ टेम्परेचर है दैट इज T1, दिस इज अनदर एंड। इस एंड का कुछ टेम्परेचर है विच इज T2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इज ए। आपने से हीट अप करना शुरू किया, हीट कुछ यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर जाएगी। सो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, सो मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ, डेल्टा क्यू दैट्स हीट, delta Q is heat that flow from high temperature to low temperature in time delta T। कुछ टाइम डेल्टा T है, इस डेल्टा T टाइम में जो हीट फ्लो कर जाएगी दैट हीट इज डेल्टा Q। अब इस हाई और लो टेम्परेचर के बीच में कुछ लेंथ होगा, सेपरेशन होगा, इसे आप L कह दो। डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस होगा which is higher minus lower, T1 minus T2। L लेंथ है आपकी, जो भी आप रॉड ले रहे हो उसकी लेंथ है। हम एक टर्म और डिफाइन कर सकते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मैंने पहले भी डिस्कस किया, डेल्टा D ओवर L, दैट्स नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट सिंपली मींस चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पोजीशन चेंज हो गई तो टेम्परेचर में जो चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन दैट्स डेल्टा T बाय A is area of cross section। A is area of cross section। So ये कहता है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, दैट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। It's rate of flow of heat। हीट करंट, जिसे हीट करंट भी कहते हैं, इसको H से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हीट करंट। तो ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा। और जब आप प्रोपोर्शनली का साइन हटाओगे देन वी यूज अ कांस्टेंट व्हिच इज K A डेल्टा T ओवर L। ये जो भी हीट फ्लो करेगी इन सारे पैरामीटर्स के साथ ना, इट शुड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल आल्सो, एंड दैट्स K। K को कहते हैं इट्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ये नेचर ऑफ मटेरियल बताता है कि हर मटेरियल के लिए ट्रांसफर ऑफ हीट अलग अलग, दैट्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। लाइक आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर, तो आयरन बहुत आसानी से कंडक्ट कर देगा, वाटर कंडक्ट नहीं करेगा। चलो जी इतना लिखो, फिर हम स्टार्ट। ये लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर। इतना लिखिए फिर स्टार्ट।
जब आप लिख लो तो प्लीज बताओ मुझे। स्क्रॉल करूं से लिख लिया था। उन्हीं नोट किया। यस यस सर। आज कौन गायब है? आज अक्षत गायब है। कोई ना गायब ही रहता है। कभी होता है 100%। सर, वेरिएबल वाले में ये भी लिखे ना दैट देयर इज लॉस ऑफ हीट। यस, हीट के एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। हीट के एब्जॉर्प्शन होगा, बिल्कुल। सर स्टेडी स्टेट में थोड़ा सा रह गया था। यस सर, डन।
Written. Okay. सर ये स्मॉल टी और कैपिटल टी सेम ही है ना? नहीं नहीं नहीं, स्मॉल टी इज टाइम, कैपिटल टी इज चेंज इन टेम्परेचर. मैं लिख लिया. देखिए यहां पर ना आप एक नेगेटिव साइन भी यूज कर सकते हैं. आपको बताएगा इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आप यहाँ एक नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं, इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? देखो नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रही है, वहां टेम्परेचर डिक्रीज करता है. तो कुछ ऑथर्स यहाँ एक नेगेटिव साइन बता देते हैं जो कहता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट is from high to low. डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होगा वो हाई से लो टेम्परेचर. ये आपको नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस. नेक्स्ट देखिए. कुछ क्वेश्चंस देखना शुरू करो. जैसे मैंने आपको लेट से एक मटेरियल दे दिया, एक रॉड दे दी. रॉड का आपको रेडियस दिया हुआ है. लेट से सम रेडियस ऑफ द रॉड इज 2 सेंटीमीटर. रॉड की लेंथ है दैट्स 10 मीटर. कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और रॉड दिया हुआ है 0.001 जूल पर मोल पर केल्विन. एक एंड है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा एंड है आपका 20 डिग्री सेल्सियस. और आपसे कहता है कितनी हीट फ्लो कर जाएगी. फर्स्ट पार्ट हीट करंट, इन 10 सेकेंड्स. पहले आपको हीट करंट कैलकुलेट करना है, फिर आपको ये कैलकुलेट करना है कितनी हीट फ्लो कर जाएगी इन 10 सेकेंड्स. करिए जरा कैलकुलेट कीजिए. फॉर्मूला बेस्ड मुझे आंसर्स चाहिए सबके. फॉर्मूला बेस्ड है. इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कुछ कुछ लॉजिक होंगे, बट ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड.
तुम लोग ज्यादा स्लो नहीं हो गए हो? इतने टाइम में तो आ जाता है। तुम्हें हीट करंट ही तो कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीज है। सर एक बार फिर से फॉर्मूला शो कर दीजिए, मैंने नोट नहीं किया था तो उसमें फॉर्मूला देखना। देख लिया सर। सर हीट करंट की यूनिट क्या है? हीट करंट इज हीट डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होगी? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड। ये अलग अलग आंसर्स हैं, सबके अलग अलग। नम्रा का अलग, मुनीब का कुछ और आ रहा है, यशिका का भी अलग है, दिव्यांशु, नोमा, सालिक। नोहा आपका आंसर नहीं आया अब तक। देविन आंसर नहीं आया। देविन सॉल्व ही नहीं करो। सालिक सर टेम्परेचर चेंज केल्विन तो में किया है। मैंने। टेम्परेचर तुम चेंज ले लो, चेंज सेल्सियस में हो या डिग्रीज में हो, केल्विन में एक ही बात है। चलो तुम्हारा भी आ गया। चेंज क्या रहा हूँ मैं, चेंज सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, चेंज तो चेंज होता है। चेंज में कोई देविन नहीं हुआ कैलकुलेट अब तक। चलो जी देखो, बहुत ढंग से देखना देविन, होना चाहिए उसके बाद से। फर्स्ट पार्ट हीट करंट चाहिए ना। हीट करंट होता है माइनस के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स, या एल मान लो। देविन अनम्यूट करो और मुझे बताना शुरू करो क्या क्या वैल्यूज है। के कितना दिया? 0.001। ये है 0.00। एरिया 2 सेंटीमीटर दिया है ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर लो। देखो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन का एरिया चाहिए, एंड्स का एरिया, एंड्स का पाई आर स्क्वायर होगा। आर है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4। चेंज इन टेम्परेचर 100 से टेम्परेचर 20 चला गया। एल लेंथ कितनी है? 10 मीटर। तो ये आया 4 पाई 0.0001 10 रेज पर माइनस 4, तो बहुत कम हो जाएगा। 4 पाई इंटू ये -3 है, -3 और -4 -7 और 1 ऊपर जाएगा 10 रेज टू द पावर -8। 100 minus 20 is 80 with a minus। तो ये आ गया -32 पाई इंटू एक्स। 0 से ये पावर कम कर देते हैं, 10 रेज टू द पावर -7 जूल पर सेकेंड। तो ये इसके आसपास किसी का नहीं आ रहा ना,
यशिका का 32 पाई आया, बट यशिका ने ये यूनिट कन्वर्जन वगैरह में गड़बड़ करी होगी। पाई ठीक था यशिका। और अब पाई से अगर आप मल्टीप्लाई कर लो, इट्स 32 into 3.14 into 10 raised to the power -7. So 32 into 3.14 हो गया 32 into 3.14 100.48 into 10 raised to the power -7. क्या कर रहे थे तुम लोग? चलो जी लिखो, अब समझ में आया? देवेंद्र, उनीब का कुछ क्लोज था, सबसे क्लोज उनीब था। यशिका की न्यूमेरिकल वैल्यू सही थी, पावर गलत थी। नोहा का कोई आंसर नहीं था, असीम का कोई आंसर नहीं था। सर मैंने सॉल्व किया था, लेकिन मेरा आंसर कुछ अलग आ रहा था थोड़ा। देवेंद्र अब क्लियर है ये? क्योंकि अभी तो ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था, इसके बाद ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। चलो जी इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में वो आपसे कह सर रहा ये है क्वेश्चन था सर, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया और इसमें मतलब ऑप्शन एक में +100.48 दे दिया और एक में माइनस दे दिया, माइनस सर तो फिर हम कौन सा करेंगे? माइनस 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 सर वैसे क्वेश्चन में T2 माइनस T1 है, तो फिर उसमें तो मतलब 20 माइनस 100 होना चाहिए था। वो तो हम फिर हमेशा false हायर नहीं। माइनस लोअर लेते हैं। तो अल्टीमेट अगर आप वहां से T2 माइनस T1 ले रहे हो तो फिर ये नेगेटिव साइन मत लगाना, तुम्हारी कैलकुलेशन से नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ जो हम डेल्टा टी लिख रहे हैं ना, इट्स ऑलवेज हायर माइनस लोअर। ओके सर। अब अगर आपको हीट चाहिए, देन हीट इज हीट करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। हीट करंट कितना है? इट्स -100.48 into 10 raised to the power -7 multiplied by 10. So that's -100.48 10 raised to the power -6. This is the heat current, -100.48 into 10 raised to power -6. इतना हीट करंट, इतना हीट फ्लो हो जाएगी 10 सेकंड्स के अंदर। ये लिख लो फिर आगे बढ़ो। कुछ सर application- हीट फ्लो और रेट ऑफ हीट अलग है। हाँ, heat is heat energy. Rate of flow means heat flow in time, in per unit time. ठीक है सर। That is heat current. Rate of flow of heat is heat current. इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, वरना इसके अगला वाला न्यूमेरिकल तो बहुत परेशान करेगा। दिव्यांशु कोई इशू इसमें? नोहा तुम्हारा भी आंसर नहीं आया था। हाँ जी नोहा, हुआ ये? Yes, sir.
श्योर। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए, साथ में सॉल्व कर। ये न्यूमेरिकल नोहा एक्सप्लेन करेगी कि ये कह क्या रहा है। नोहा क्वेश्चन लिख लो, फिर एक्सप्लेन करना है आपको कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन लिख लिया सबने? नोहा नोट किया आपने क्वेश्चन? यस बताओ मुझे क्या कह रहा है, क्या कैलकुलेट करने का कह रहा है और उसके पीछे की थ्योरी क्या है। कोई और एक्सप्लेन करेगा इसे? अच्छा नोहा तो नहीं करना चाह रही है। नोहा यस सर। वो क्या रहे हैं हम? सर एक रॉड है जिसमें एक तरफ सर वन एंड पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, आंसर दूसरी साइड पे आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। आंसर 5 मिनट्स में 25 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट हो जाती है। तो हीट कहाँ से, आइस को मेल्ट करने की हीट कहाँ से आई? सर दूसरे एंड से। देखो ये कह रहा है रॉड का एक एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर है, दूसरा आइस में रखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर करेगी डेल्टा की, और ये हीट यहाँ पहुंचकर आइस को मेल्ट कर देती है। कितनी आइस मेल्ट कर रही है? 25 ग्राम 5 मिनट्स में। सो इतनी हिंट तो नो मैंने दे दी। अब आप में से कोई मुझे बताएगा, यशिका बताएगी, यशिका ये हीट कैसे कैलकुलेट करूं कि 5 मिनट्स में कितनी हीट यहाँ ट्रांसफर कर देगी? यस यशिका, कितनी Then हीट? mass 5? into specific heat into नो नो temp. नो नो, कितनी हीट कंडक्ट कर देगी बच्चे? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी is Ka delta T over L. So from here you can calculate delta Q now. Your delta Q will be it's Ka, it's delta T over L into delta T now. ये डेल्टा हीट हो जाएगा। सो यहां से आप लिख सकते हो फर्दर कि जो डेल्टा क्यू होगा, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और ये m मास ऑफ आइस को मेल्ट कर रही है। तो m मास ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए जो हीट चाहिए, वो हीट सालिक कैसे आती है? यू हैव सम m मास ऑफ आइस, है ना, आइस को मेल्ट करना है, हीट कैसे आएगी? सालिक सर m into m into क्या? latent heat of fusion. फ्यूजन। हाँ। तो देखो ये इतनी हीट है जो हीट ट्रांसफर होकर आई, और ये हीट इस m मास ऑफ आइस को मेल्ट कर रही है। इन दोनों को इक्वेट कर दो, जस्ट इक्वेट वन इट।
So when you equate 1 and 2, we get Ka delta T over L into delta T, which is time, is m into latent heat of fusion. So आप यहाँ से latent heat of fusion लिख सकते हैं, which is Ka delta T by L delta T by M. वैल्यूज रख दीजिए. देखिए K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है शायद क्वेश्चन में. नहीं, L F पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हाँ, K तो पूछ रहा है. क्या कैलकुलेट क्या करना है यहाँ? K. K Okay. कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है. So you can write your K as its mass into latent heat of fusion into the length divided by area into delta T into delta T. मुझे जरा से पैरामीटर्स बता दो, क्या क्या दिया हुआ था. यशिका, मास कितना है? 25 दिया. Sir, 25 gram. 25 into 10 raised to the power minus 3. Latent heat of fusion कितना है? 80. Sir, 80. बट 80 क्या दिया हुआ है? 80 Calorie gram Calorie. inverse. अरे ये बड़ा मसला है, ये ना यूनिट बहुत गड़बड़ करता है. सब सीजीएस है क्या? सारे सीजीएस में कर लें कैलकुलेशंस? सब सीजीएस है ना? हाँ, थोड़ा उसको भी ना सीजीएस में रख लो. छोड़ो सारी कैलकुलेशन, सीजीएस में कर लेते हैं. 25 into LF कितना है? 80. लेंथ कितनी है? 20. 20 centimeter. एरिया, अच्छा एरिया तो कैलकुलेट करना होगा. पाई इंटू आर स्क्वायर. डायमीटर कितना दिया है? 2. 2 centimeter. तो रेडियस 1 हो जाएगा. पाई इंटू 1 स्क्वायर. चेंज इन टेम्परेचर कितना है? चेंज इन टेम्परेचर कितना है? दोनों एंड्स का टेम्परेचर क्या क्या है? एक तरफ 100 है, दूसरी तरफ 0 है शायद, है ना? 100 माइनस 0. कितना टाइम दिया है? 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. So it's 5 into 60 seconds. So ये K की वैल्यू, जितना कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K की वैल्यू हो जाएगी. इतना नोट करो. कैलकुलेट मत करना, लंबी कैलकुलेशन है, आप बाद में कर सकते हैं. ऐसे लिख लीजिए. 4 by pi आ रहा है. ठीक है. इसके बाद तो जो आ रहा है वो सही है, मतलब तुम थोड़ा सा ऊपर दिखा दीजिएगा सर. हाँ पूरा 11th में यहाँ तक आते आते अब तो मुझे ट्रस्ट करना पड़ता है कि आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हो गई हैं. और स्कूल एग्जाम्स कब से हैं? फेब, मिड फेब? कोई मिड फेब वाला है जिसका एग्जाम मिड फेब में हो? सब मार्च में? सर मेरा होगा शायद. तुम्हारा तो अभी तो तुम्हारा हाफ ईयरली खत्म हुआ है. सर पता नहीं, है ही कुछ ऐसा सिस्टम हमारा. या तो मार्च में करेंगे या मिड फेब के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा. लेकिन नोआ कब एग्जाम? 2nd February. 2 फरवरी से? Yes, sir. तुम्हारा कराना पड़ेगा. यशिका, आपका कब है? Sir, 11th January. Say. फाइनल? No, sir, not final. हाँ, लगा फाइनल. तो उसमें सिलेबस क्या है? शायद बता दो. Sir, solids, fluids, and thermal properties. ओके, सो दैट्स ओवर. ठीक. और कौन है? दिव्यांशु का हो गया. असीम तुम्हारा? सर मेरे 20 जैन से है. फाइनल एग्जाम्स? नो सर, साइकिल असेसमेंट्स. सिलेबस कैसे तुम बता सकते हो? मेरे शायद सिलेबस तुम्हारा तो यहीं तक आ रहा है ना. सालिक का भी हो चुका है. थोड़ा नीचे कर दो हाँ देवेंद्र, दोबारा. सर, नीचे कर दो थोड़ा. उनीप, तुम्हारा सिलेबस क्या है? सर सॉलिड फ्लूइड्स थर्मल.
थर्मल इज ओवर आज। हमारा मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक ऑफ फेब से फाइनल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के लिए ना थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देख लो ना, बड़ा काम का कॉन्सेप्ट है थर्मल रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस सुना है इससे पहले कभी? सर इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में ना, इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस बताता था आपको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय मटेरियल इन द फ्लो ऑफ करंट। एक मटेरियल करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा उस ऑब्स्ट्रक्शन को आप कहते थे रेजिस्टेंस। यहां भी जैसे करंट फ्लो करता है ना, वैसी हीट करंट फ्लो कर रहा है। मटेरियल हीट करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा, दैट इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस। सो थर्मल रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन, अभी लिखना मत है, अभी बीच में कुछ कुछ और लिखना है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय मटेरियल in flow of heat current. So मटेरियल के फ्लो में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होगा, हीट के फ्लो में जो भी मटेरियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा, दैट इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस समझने के लिए ना थोड़ा सा के और ढंग से आना चाहिए आपको, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और ढंग से आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ के थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। के की एसआई यूनिट, कब के ज्यादा होगा, कब के कम होगा। That's the right place to discuss. So, ये जो के है ना आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, मुझे चाहिए एसआई यूनिट इसकी, एसआई यूनिट ऑफ के। मुझे के की एसआई यूनिट चाहिए। तो के की एसआई यूनिट देखो आप कैसे लिख सकते हो, ये है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज के ए डेल्टा टी बाय एल। आप लिख सकते हैं डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज के ए डेल्टा टी बाय एल। सबकी वैल्यूज रखनी है आपको। देखो डेल्टा क्यू क्या है, हीट क्यू, डेल्टा टी टाइम सेकेंड, के का पता नहीं, एरिया मीटर स्क्वायर, डेल्टा टी केल्विन, लेंथ मीटर। स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से के की यूनिट मिलेगी आपको जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। दैट्स द SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब एक चीज और है, अच्छा आयरन और वुड, आयरन एंड वाटर, विच वन इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट? कहाँ से हीट आसानी से ट्रांसफर कर जाती है, आयरन से या वाटर Iron. से? आयरन। सो which material should have higher value of thermal conductivity? Iron. जिसके लिए जो जितना ज्यादा कंडक्टिव होगा उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। सो Ka is greater than Kb, that means material A is more conductive than जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा वो उतना ज्यादा कंडक्ट करेगा। सो यशिका अगर यहाँ से कंक्लूड करें तो आयरन और वाटर में से किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, के की वैल्यू?
Sir, iron. Iron. Thermal conductivity of iron is very, very greater than the thermal conductivity of water. That's why iron is a good conductor of heat. आसानी से conduct कर देता है. इसे लिख लो. Then we will discuss thermal resistance. Yes, इतना note कर लिया? No, sir. हो गया सर. Next. Thermal resistance हम discuss कर रहे थे. So thermal resistance is the obstruction offered by material in the flow of current. Thermal resistance का अगर आपको expression चाहिए तो इसको बेस्ट होता है थर्मल रेजिस्टेंस को करंट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर लीजिए. करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस होता था वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट. यहां पर थर्मल में करंट का काम हीट करंट करता है, वोल्टेज का काम चेंज इन टेम्परेचर करता है. दोबारा देख लीजिए, करंट का काम हीट करंट करेगा, वोल्टेज का काम चेंज इन टेम्परेचर करेगा. सो हीट करंट का एक्सप्रेशन है इट्स के ए डेल्टा टी ओवर एल. तो देखो ओम्स लॉ कहता है रेजिस्टेंस है वोल्टेज बाय करंट. यहां वोल्टेज की जगह किसे यूज करते हैं मुनीब? इन दिस इक्वेशन वोल्टेज की जगह हम किसे यूज करते हैं? मैंने लिखा था यहाँ कहीं कुछ. डेल्टा टी. और करंट की जगह आप हीट करंट को यूज करोगे. तो अगर आप यहां से डेल्टा टी बाय एच कैलकुलेट करो, दिव्यांशु बताओगे यार डेल्टा टी बाय एच की वैल्यू क्या होगी? सर L upon KA. ये आपका ये जो वैल्यू आई है इसे कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस. दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस. इसकी जब आप एसआई डिनोट तो R से ही करेंगे ना सर? आर से करेंगे, बस आर नीचे थर्मल लिख देता है, या कुछ ऑथर्स तो सिर्फ आर लिख देते हैं. अब इसकी यूनिट देखते हैं. एल इज मीटर, के की यूनिट क्या थी? जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, और उसके साथ एक एरिया मीटर स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दिया. दैट्स द एसआई यूनिट ऑफ आर थर्मल, है ना. सो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, देखो मीटर इनवर्स मीटर स्क्वायर से मीटर बचेगा, मीटर कैंसिल हो जाएगा. सो इट्स जूल इनवर्स सेकेंड्स केल्विन. ये एसआई यूनिट, ये कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स है. इसके बाद जैसे आप रेजिस्टर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते थे, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर भी रॉड्स का सीरीज और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है. कहता है इक्विवेलेंट, ऐसे लिखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स. देखो थर्मल रेजिस्टेंस अगर आता है ना तो हीट करंट निकालना बहुत आसान हो जाता है. इन टर्म्स ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस हीट करंट आप ऐसे कैलकुलेट करोगे. जहां थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिखेगा वहां हम लिखा करेंगे हीट करंट इज चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय योर थर्मल रेजिस्टेंस. दैट्स हीट करंट. जहां जरा सा भी टफ हो जाएगा वहां ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया करेंगे. अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स, आपको कई रॉड्स दी हुई हैं जो सीरीज में, एक ये रॉड है
और एक ये रॉड दी हुई, ये दो रॉड सीरीज में। इस रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस R1, इस रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस R2। वो आपसे कहता है इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस बताओ। सो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस जैसे आप सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं ऐसे ही आप इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। दिस इज इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। दिस इज इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। दैट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड के बाद नेक्स्ट देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। इट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। देखो जी रॉड का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप कैसे लोगे? अगर मैं आपको दो रॉड्स दे रहा हूँ, एक रॉड मैंने ऐसे दे दी, दूसरी रॉड ऐसे रखी हुई है, तीसरी रॉड मैंने ऐसे रख दी, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ। तो देवन अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आता था? ये तो याद होगा तुम्हें 10th का। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आता है? सर 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 बिल्कुल वही काम यहाँ भी। राइट असीम, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहाँ भी 1/R थर्मल जो होगा ये होगा 1/R1, 1/R2 अप टू 1/R। और एक चीज और इंटरेस्टिंग, अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो तुमसे हीट करंट पूछ ले तो तुम्हें सिर्फ इस एंड का टेम्परेचर चाहिए और इस एंड का टेम्परेचर चाहिए, बीच से कोई मतलब नहीं है। तुम इसको बता सकता है मुझे हीट करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा? डेल्टा टी बाय आर थर्मल वेरी गुड। आर थर्मल कौन सा? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, वेरी गुड। डेल्टा टी T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। ऐसे यहाँ पर भी अगर हीट करंट पूछ ले आपसे तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ भी हीट करंट आएगा ये T1 और इस एंड का T2 डिवाइडेड बाय आर थर्मल। थर्मल रेजिस्टेंस अगर आपको यूज करना आता है तो कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती है। इतना लिख लो, फिर हम देखेंगे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे आती है। इसमें किसी को कोई डाउट है? नोवा, नो सर। नोहा कोई प्रॉब्लम्स में? No, sir. यशिका कोई इशू? No, sir.
कॉल करूँ इसे? यस सर। Written. देविन कोई इशू इसमें? जो कोई सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है ना थर्मल रेजिस्टेंस का, ये एसएच स्कूल एग्जाम्स में तो नहीं आता, लाइक एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है। बट जब आप जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चंस में आपको इस कॉन्सेप्ट से हेल्प मिल जाएगी, न्यूमेरिकल इजी कर देता है। टफ न्यूमेरिकल्स होंगे लेकिन इससे इजी हो जाएंगे। चलिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड के बाद ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी। थोड़ा सा रह गया। ओके हो गया सर। इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, इसको लिख लो। तो इसके ये लेंथी है बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्मल से बहुत आता है ये क्वेश्चन। ऑल्दो द सॉल्व एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी, तो एक काम कर सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, तो 10 मिनट ले जाएगा लिखने में। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दो रॉड है, एक आयरन और एक ब्रास की रॉड है, दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। तो आप आयरन समझ लो और इसके साथ ना एक ब्रास की रॉड आपने कनेक्ट कर दी है, कलर से हम ब्रास ले लेते हैं। आयरन रॉड एंड ब्रास रॉड, दे आर कनेक्टेड एंड टू।
अब आप ये बताओ कि आयरन और ब्रास में लेंथ क्या दी हुई है, लेंथ डिफरेंट है कि सेम है लेंथ? सेम है। सेम। दोनों की लेंथ सेम गिवन है, L1 इज इक्वल टू L2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आयरन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 ले लेता हूँ, ब्रास का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 ले लेता हूँ। इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस कैसे हैं? सेम है सर। सेम है। Area of cross section भी same. The free end of the iron bar and the brass bar are maintained at 373 and 273. So this is the free end of iron, which is at 373 Kelvin. And this is the free end of brass bar, which is at 273 Kelvin. And this सही is the जूल पर सेकंड के लिए वॉट लिख गया ना। हाँ जूल पर सेकंड के लिए watt लिखते हैं। And this is the temperature of the junction. जो नहीं पता, यशिका गेस कर सकती हो ये T373 से ग्रेटर होगा या लोअर होगा? Could be it is सर less कम than, होगा। कम होगा ना, ये कम होगा। और फिर बट 273 के कंपेरेबल कम होगा ज्यादा होगा? सर ज्यादा होगा। ये T373 और 273 के बीच में होगा, कम होगा तभी हीट हायर से लो टेम्परेचर फ्लो करेगी। ये और कम हो जाएगा इसीलिए हीट हाई से लो टेम्परेचर फ्लो कर देगी। अच्छा, इसके बाद K1 और K2 अलग अलग गिवन है आपको। K1 और K2 की वैल्यू फिर हम यहीं से उठा लेंगे। इसका K1 है और इसका K2। तो पहले कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन बताओ। अब यहाँ पर कुछ हीट करंट आएगा आयरन में, दैट्स H1। कुछ हीट करंट ब्रास में आएगा, दैट हीट करंट इज H2। एक में H1 है हीट करंट, दूसरे में हीट करंट H2। एक बात बताइए, ये दोनों हीट करंट डिफरेंट हो गए या सेम? भाई जो हीट करंट यहाँ तक आएगा वही तो आगे बढ़ेगा। यस सर। तो आप ये कह सकते हो कि जितना हीट करंट आयरन से आया वही हीट करंट ब्रास तक है। H1 इज इक्वल टू H2। वहां से हम टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन निकाल सकते हैं। इसके आगे का रिलेशन ना मुझे आप में से कोई बताएगा, असीम बताएगा। असीम बताओ जरा H1 कितना होता है, हीट कैसे निकालोगे, फॉर्मूला? सर फिर से पूछिएगा, क्या क्वेश्चन पूछ हीट रहे थे? करंट, हीट करंट का रिलेशन क्या होगा, मैथमेटिकल रिलेशन फॉर हीट करंट, फॉर्मूला क्या होगा? देवन तुम बताओगे? हीट करंट का फॉर्मूला भी यूज करा यार न्यूमेरिकल में, फॉर्मूला बता दो बस, मुझे ये पूछ रहा हूँ। सर K डेल्टा T अपॉन L। K1 T1 माइनस T2 K1 डेल्टा टी बार। अब यहाँ पे डेल्टा टी क्या होगा? इट्स T1 माइनस टी, जंक्शन का टेम्परेचर T है, डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द आयरन रॉड। और यही आप ब्रास के लिखोगे K2 A2, it's higher to lower, it's T minus T2 divided by L2। कैंसिलेशंस देखो, L1 लेंथ से L2 लेंथ कैंसिल होगी, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा। सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट K1 T1 minus K2 T2, so not K2 T2, K1 T2 minus K1 T2 is K2, ये T2 होगा या T होगा? सर टी होना चाहिए ना, मैं भी वही कहने वाला T था। होगा, राइट। देखो आयरन रॉड के एंड्स का लेंगे ना, एक एंड का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का T है, so it will be T1 minus T। So it's K1T, it's K2T minus K2T2। So I need the temperature of the junction which is K। तो सबको लेफ्ट में ले आओ, T को राइट, K1 T1 हो जाएगा, ये तुम्हारा K2 T2 हो जाएगा, और ये आगे जाएगा तो K2T प्लस K1T हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो K1 T1 प्लस K2 T2, T कॉमन ले लिया, सो वी हैव K1 प्लस K2। तो आप यहाँ से T लिख सकते हैं, T इज K1 T1 प्लस K2 T2 ओवर K1 प्लस K2। तो ये टेम्परेचर जंक्शन का।
K1 T1 plus K2 T2 by K1 plus K2. This is the temperature of the junction. अब टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन के बाद नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार्स। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी से उसका मतलब है कि अगर इन दोनों रॉड्स को हटा दो और एक सिंगल रॉड लगा दो तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा तुम्हें इसे याद रखने का, बट अभी तो पूरा करना पड़ेगा, तो उससे प्लीज इतना लिखो क्योंकि इट्स अ वेरी लेंथी प्रॉब्लम। यहाँ तक लिखो, फिर उसके बाद सिखाते हैं कि था इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे आएगी। एग्जाम सब्जेक्टिव होगा ना, इसलिए सब कराना पड़ रहा है, नहीं तो बहुत शॉर्टकट टेक्निक से इन सारी चीजों को करने की। स्क्रॉल कर दूं क्या यार? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया था तुम लोगों ने? यस सर। जो सीरीज मैच था वो क्या था, हीट करंट था या एचएस? देवन एच हीट करंट ही है, इसको दोनों तरह से निकाला जा सकता है। हीट करंट ऐसे भी आता है के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स, और इसी को हीट करंट ये भी होता है कि डेल्टा टी डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। असल में ये जो आ रहा है ना के ए बाय एल, यही थर्मल रेजिस्टेंस है, यही थर्मल रेजिस्टेंस है। स्क्रॉल कर दूं इसे आगे? लिख लिया इतना सबने? स्क्रॉल कर दूं? यशिका, मुनीब, नोट किया इतना? Yes, sir. यस सर। अच्छा, सब लिख चुके हैं ना? सालिक जी लिखिए सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वो आपसे कह रहा है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी लिखो। सो लेट्स सी व्हाट इज इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। के इक्विवेलेंट क्या है? सो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है, वो आपसे कह रहा है देखो ये आयरन है और इसके साथ आपने ब्रास की रॉड को कांटेक्ट में रखा हुआ है। आपसे कहता है एक काम करो, दोनों को हटा दो, है ना, और एक सिंगल रॉड यूज कर लो किसी मटेरियल की। लेट से आप किसी मटेरियल की एक रॉड यूज करना चाह रहे हो, किसी मटेरियल की एक रॉड यूज कर ली। लेंथ उतनी देनी होगी जितनी इन दोनों की लेंथ है। सो अगर वो एल और एल है तो इन दोनों की लेंथ, इसकी लेंथ 2L होनी चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही होगा। थर्मल कंडक्टिविटी कुछ ऐसा होगा कि ये उतनी ही हीट ट्रांसफर कर दे जितना आयरन और ब्रास मिलके कर रहे थे। कि अगर आप आयरन और ब्रास को हटा दो तो ये आ जाएगा। देखो असीम, R1 प्लस R2 करके तो थर्मल रेजिस्टेंस आता है, वो थर्मल रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा। अगर थर्मल रेजिस्टेंस पूछता देन राइट आप R1 प्लस R2 कर देते। वो आपसे कह रहा है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो एक बात बताओ, ये तो कुछ कुछ आप लोग मुझे बता सकते हो। नोहा, नोहा आयरन
और ब्रास में जो हीट फ्लो करेगी वो हीट डिफरेंट होगी या सेम सेम हीट फ्लो करेगी, क्या होगा? Sir, different. डिफरेंट आयरन और ब्रास से दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमने यही तो यूज किया था, दोनों की हीट सेम है तभी तो ये कैलकुलेट किया है कॉमन टेम्परेचर, है ना। सेम हीट फ्लो करेगी, जो हीट आयरन से फ्लो होती हुई आ रही है वही तो ब्रास से पास हो रही है। तो एक बार और बता दो नोहा, दोनों में सेम हीट फ्लो होगी आयरन और ब्रास में डिफरेंट? Same. अब एक बात बताइए, इन दोनों को हटाकर मैंने एक सिंगल रॉड कनेक्ट कर दी, इसमें कितनी हीट फ्लो करेगी सिंगल रॉड के अंदर? एक रॉड है जो इन दोनों की जगह मैंने कनेक्ट करी है, इसमें जो हीट फ्लो करेगी, लेट्स से आई कॉल दैट हीट इज H इक्विवेलेंट। सुनो, आप किसी तरह से इस H इक्विवेलेंट इस आयरन और इस ब्रास की हीट ने कनेक्ट कर सकते हैं? सर हम K इक्विवेलेंट डायरेक्ट K1 प्लस K2 नहीं ले सकते? नहीं 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 नहीं, no. That's for thermal resistance only, not for. Yes, Noah. Can you connect heat flowing through this compound rod or heat through the iron rod and heat through the brass rod? Sure, Noah connect नहीं कर पाएंगे। दिव्यांशु, तुम बताओगे? दिव्यांशु भी नहीं बताएगा। देखो यार, देखो, जितनी हीट आयरन से फ्लो करेगी वही हीट तो इस रॉड में फ्लो करेगी पूरे में। जो हीट आयरन से आई वही ब्रास में गई। अब मैं कह रहा हूँ दोनों के हटा के एक सिंगल रॉड लगा दो, तो जो H इक्विवेलेंट होगा वो H इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? आयरन की हीट के इक्वल होगा। या आप लिख दो कि H इक्विवेलेंट जो होगा ये ब्रास की हीट के इक्वल होगा। दिस इज टेम्परेचर T1, दिस इज जंक्शन का टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर T2। H इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकते हो, इट्स K इक्विवेलेंट इनटू A। अब नोहा इतना बताओ मुझे, ये जो रॉड दी हुई है कंपाउंड रॉड, इसके एंड्स के टेम्परेचर्स क्या होगा? डेल्टा T कितना आएगा? डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द एंड्स। T1 minus T2. T1 माइनस जंक्शन टेम्परेचर भी यूज करेंगे या जस्ट T1 माइनस T? T1 minus T2. T1 माइनस T। लेंथ ऑफ द रॉड बताओ मुझे कितनी है? एक इक्विवेलेंट रॉड की लेंथ कितनी होगी? 2L. 2L। और जब आप आयरन के लिए लिखोगे तो आप लिखोगे आयरन के लिए इट्स K1, एरिया ऑफ आयरन इज A। नोहा यही बताओ, आयरन के लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? T1 minus T. T1 minus T divided by the length L. Now things will cancel out, huh? A will cancel out, L will cancel this A. तो ये आ गया K इक्विवेलेंट into T1 minus T2 divided by 2 is K1 into T1 minus T। अच्छा, कोई बताएगा मुझे T कितना है? K1 T1 plus K2 T2 upon K1 plus K2. K1 T1 K2 T2 over K1 plus K2। अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर दूं, so I will get K equivalent into T1 minus T2 divided by 2 is K1 T1 minus T, which is K1 T1 plus K2 T2 over K1 plus K2. So we will get K equivalent, it's T1 minus T2 by 2, it's K1 T1 minus, सही कर रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ? हाँ, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, अंदर एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। एलसीएम लोगे, then your LCM will be K1 plus K2, so it's T1 K1 plus T1 K2 minus K1 T1
minus K2 T2. So T1 K1 से T1 K1 से T1 K1 गया. So it's K equivalent T1 minus T2 by 2 is K1. T1 K2 minus K2 T2. तो आप यहाँ से K2 कॉमन ले लीजिए. So it's T1 minus T2 over K1 plus K2. So see, this T1 minus T2 will cancel this T1 minus T2. ये 2 यहाँ जाकर multiply हो जाएगा. So you have K equivalent is twice of K1 K2 over K1 plus K2. So ये आपसे derive करने को कह रहा है. इतना लिखो, इसके शॉर्टकट्स हैं, अभी सिखाता हूँ मैं आपको. इतना लिख लो बस. कुछ शॉर्टकट्स हैं जो भी सीखता है. कॉल कर दूं इसे? लिख लिया था आपने? ठीक है. हो गया? आगे आगे बढ़े. यस सर. तो नोट कर लिया ना? नम्रा नोट कर लिया ना? यस यशिका हो गया? Yes, sir. अच्छा, मैं जो शॉर्टकट की बात कर रहा था ना, वो शॉर्टकट स्कूल में तो मत कराना.
लेकिन ये शॉर्टकट तुम्हारे एंट्रेंसेस के लिए बहुत काम आएगा। जैसे वो आपसे कहता है कि फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उससे देखो ये क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाएगा। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी फॉर रॉड्स इन सीरीज है। अगर रॉड्स को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो इक्वल थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? एक ये रॉड है, एक ये रॉड है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। एक की थर्मल लेंथ L1, थर्मल कंडक्टिविटी K1, लेंथ L2, थर्मल कंडक्टिविटी K2, और कई रॉड्स हो सकती है ना, आप एक रॉड और लगा दो, लेंथ इज L3, थर्मल कंडक्टिविटी इज K3। वो कहता है अच्छा K इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके बताओ कि K इक्विवेलेंट क्या होगा। तो K इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन होता है K इक्विवेलेंट इज L1 प्लस L2 up to Ln divided by it's L1 by K1 plus L2 by K2 plus it's Ln by K। ये आपकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी जाएगी L1 plus L2 plus Ln by L1 by K1 L2 by K2 plus Ln by K। इसके बाद अब देखो यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन को करते तो यहाँ तो दो है ना, तो आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए करते मुझे कुछ स्टेप्स कोई एक बता दे तुम में से ना, कोई एक। सर ये समझ नहीं आया सर, अपॉन में क्यों लिखा? यार ये डेरिवेशन ये नहीं समझा रहा दिव्यांशु, डेरिवेशन नहीं करा रहा अच्छा मैं। हाँ ठीक है हाँ लिख लिया समझ गया सर। अब ये तुम एक बार चेक करके देखना है ना, नेक्स्ट क्लास है शायद इस मीटिंग आईडी पर, L1 इक्वल टू L2 करके देखना, यू विल गेट द सेम रिजल्ट जो हमने यहाँ ड्राइव किया। ऐसे ही अगर पैरेलल में रॉड्स कनेक्टेड है तो पैरेलल में थर्मल कंडक्टिविटी होती है K1A1 प्लस K2A2 KNAN बाय A1 प्लस A2 अप टू। ये बड़ी शॉर्टकट ट्रिक है, अगर इतना याद है तो फिर आप प्रॉब्लम्स आसानी से कर सकते हो। पहला वाला मुझे डराइव कराने की जरूरत थी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हो सकता है आपसे स्कूल एग्जाम्स, इसे नोट करो, ये बहुत काम के फॉर्मूले हैं। So with this, conduction is over. In the next class, we'll finish radiation. Thermal खत्म हो जाएगा, then thermodynamics is a small topic. Thermodynamics easy इसलिए क्योंकि major portion chemistry में पढ़कर आ चुका, मुझे थोड़ा सा ही पढ़ाना है। जी लिख लिया, स्क्रॉल कर दो इसको। ये आप करके देखना, जो मैंने डिराइव कराया उसको जस्ट यहाँ L1 इक्वल टू L2 रख कर देखना, सेम रिजल्ट आएगा। ये सिर्फ सीरीज के लिए है ना? ये सिर्फ सीरीज के। स्क्रॉल कर दो इसे। तो सर अगर Ln तक रहेगा तो L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 पूरा करना हाँ पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। सारी रेंज की रॉड की लेंथ है।
Okay, so this completes